देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस। अच्छा देखो, आज हम लोग A7 पढ़ेंगे। A16 हम लोग का कंप्लीट हो गया था, ठीक है। A7 पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। गुड मॉर्निंग अभिजीत। गुड मॉर्निंग मैम। देखो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें हमें मेनली पढ़ना क्या है, तो देखो जो लोग भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि रास्ता बनाना, मतलब जो है ब्रिज बनाना, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी काम होता है, तो वहां पर दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टी होता है। कंस्ट्रक्शन का काम में दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। कंस्ट्रक्शन के काम में दो पार्टी इन्वॉल्व होगा। कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, ठीक है, वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टी का मतलब जिसने कंस्ट्रक्शन का काम दिया है। जैसे कोई आके बोला मेरे लिए ये बिल्डिंग बना के दो, ठीक है, तो मान लो ये है मिस्टर ए, ठीक है, और ये है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को जाके बोला कि मेरे लिए एक बिल्डिंग बना के दो, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्डिंग का डिमांड किसने किया है, बना के देने का डिमांड बी ने किया है। तो बी कौन हो गया, कॉन्ट्रैक्टी। और जिसने बिल्डिंग बनाने का काम अपने हाथ में लिया उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब हम लोग को इस एस में सीखना क्या है, अब ये कॉन्ट्रैक्टर का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्टर भी तो अपना अकाउंट्स मेंटेन करता होगा। तो मिस्टर ए का क्या है, मिस्टर ए का अपना अकाउंट्स होगा, ठीक है। मिस्टर ए अपना अकाउंट्स मेंटेन करते होंगे। तो हम लोग को यहाँ पर ये पढ़ना है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपना जब अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो उसे A7 फॉलो करना है। तो क्या क्या उसे फॉलो करना है वो हमें इस एस में पढ़ना पड़ेगा। कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्टी का कुछ भी नहीं पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्टर अपना अकाउंट कैसे बनाएगा, क्या क्या उसे रूल्स फॉलो करना है, उसके बारे में हमें A7 बताता है। अरे ये इतना आगे, थोड़ा ये लास्ट पॉइंट है पेज का, ठीक है। हम थोड़ा ऊपर लिख लेते, पेज मेरा आगे पीछे चला गया। एक सेकंड, हाँ। A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन के काम में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिल्ड्स, ठीक है, मतलब वो कंस्ट्रक्ट, जो कंस्ट्रक्ट करेगा वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टी मतलब जिसको, मतलब कंस्ट्रक्शन करवाना है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्ट, वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर। और ये अपना अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगा, ठीक है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगा वो हमें इस एएस में पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा पीछे चला गया, तो ये हम हटा दें। अच्छा, अब यहाँ पर लिखो A7 prescribes the principle of
accounting for construction contract in the financial statement of contractor। ठीक है, तो देखो अभी जो मैंने बोला वही लिखा है कि A7 प्रिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो A7 किस चीज पे बेस्ड है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने AB का एग्जांपल दिया था, तो उनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई ये बना के देंगे, बिल्डिंग इतना पैसा लगेगा, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इतने दिनों में बन जाएगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, जो भी इन दोनों में बात होगा फिर उससे एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी होगा कि ऐसा स्ट्रक्चर बना के देना है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर कितने दिन में बन जाएगा, क्या क्या खर्चा होगा, तो वही कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो गया। तो उसी का प्रिंसिपल, ठीक है, इसका मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसका प्रिंसिपल जो है, रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल का मतलब वो हमें A7 बताएगा। और कॉन्ट्रैक्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे रेडी करना है उसके बारे में भी हमें बताएगा कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं, मतलब बेसिकली उसका अकाउंटिंग मेंटेन कैसे होगा, जो मैंने बोला, ठीक है, वही वही यहाँ पर हम लोगों को लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। ये जो पॉइंट है ना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको लिखना है, डिस्क्राइब करना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। It is a contract specifically negotiated for construction of asset or a combination of assets that are closely interrelated or interdependent in term of their design, technology and functions। देखो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब फिर क्या हो गया
क्या लिखा है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग क्यों करते हैं? स्पेसिफिकली या स्पेशली बोल सकते हो कि हम लोग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट भी बना सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही एसेट बना सकते, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट भी बना सकते हैं। बट कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट मतलब क्या होगा? वो सारे एसेट्स को हम लोग एक ही क्लास ऑफ एसेट या फिर एक ही कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट बोल सकते हैं, जो एसेट्स आपस में इंटर रिलेटेड है या फिर इंटरडिपेंडेंट है। तो इंटर रिलेटेड कैसे मानेंगे कि ये एसेट्स आपस में इंटर रिलेटेड है? अगर वो सारे एसेट्स का डिजाइन या फिर उसको बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुआ है या जो भी फंक्शंस यूज हुआ है वो अगर सेम है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट या फिर सेम क्लास ऑफ एसेट तभी होगा, तभी हम लोग वो सारे एसेट्स को एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड बोलेंगे, जब वो सारे एसेट्स जो है वो उनके सभी के डिजाइन, टेक्नोलॉजी या फिर उन पे लगने वाले फंक्शंस या एक्टिविटीज जो है वो सेम टाइप ऑफ है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ services related to construction. Contract for destruction or restoration of assets, ब्रैकेट में डेमोलिशन, डेमोलिशन। अच्छा, तो ये दो पॉइंट बोल देते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है, ये जो लिखा है इट इंक्लूड्स का मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इंक्लूड्स हो सकता है। तो उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी काम का सर्विस अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग प्रति, धन्यवाद। जैसे कि अगर हम लोगों ने किसी आर्किटेक्ट को बुला लिया, ठीक है, और उससे सर्विस ले लिया कि कैसा हमारा जो है कंस्ट्रक्शन जो होगा उसका जो है, उन्होंने जो भी अपना सर्विस जो वो लोग देते हैं, आर्किटेक्ट का जो काम है डिजाइनिंग वगैरह, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मतलब जो सर्विस प्रोवाइड होगा उसके लिए अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। मतलब हम लोग जो भी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, जो भी बिल्डिंग हो, रोड हो, जो भी, तो उसके लिए अगर हम लोग आर्किटेक्ट को हायर कर रहे हैं उसके डिजाइन के लिए, ठीक है, तो उनको दिया गया जो फीस है, ठीक है, वो भी हमारे इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट्स या फिर डिमोलिशन, मतलब देखो कि जहां मुझे बिल्डिंग बनाना है, जैसे कि हम बिल्डिंग का एग्जांपल लिए थे, जहां भी मुझे वो स्ट्रक्चर बनाना है जो हम बनाना चाहते हैं, वहां पर अगर पहले से कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस स्ट्रक्चर को तोड़ के फिर नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्शन। तो अब तोड़ने का भी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, कि भाई कोई आएगा, ठीक है, जो कि ये तोड़ने का काम करता है, या फिर जिनसे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया वो तोड़ने का भी अगर काम करते हैं, तो वहां जो ऑलरेडी एक ओल्ड बिल्डिंग बना हुआ है, मान लो उसको तोड़ के फिर नया वाला बनेगा, ठीक है। तो तोड़ने का मतलब डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। उस जगह को फिर से मतलब क्या करना है? डिमोलिशन करना है, डिस्ट्रक्शन करना है, या फिर रिस्टोरेशन ऑफ एसेट भी बोल सकते हो। तो अगर मुझे
पुराने किसी स्ट्रक्चर को तोड़ के नया स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो तोड़ने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हमारे इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि एसेट को कंस्ट्रक्ट करना ही होता है, अगर डिस्ट्रैक्ट करना पड़ा पुराना कोई एसेट है तो वो भी हमारे इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाएगा। और अगर हम लोग किसी सर्विस को ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जैसे कि अगर आर्किटेक्ट को हम लोगों ने हायर किया है तो उनको दिया गया फीस भी हमारे इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कितने तरह का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कितने तरीके का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है? एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो लिखेंगे फिक्स्ड फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर लिख लेना है आइफन देके प्राइस इज, फिर हम समझा देते, पहले लिखवा देते, प्राइस इज एग्रीड एज फिक्स्ड सम और फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ब्रैकेट में एस्केलेशन कॉस्ट में बी कंपेंसेटेड, एस्केलेशन कॉस्ट में बी compensated। नेक्स्ट लिखेंगे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट in which the contractor is reimbursed for allowable cost plus percentage of these cost or fixed fee। देखो, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फीस फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है तभी मान लो बोल दिए कि ये ऐसा एक बिल्डिंग बना के देना, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के देना है, जो भी है, ठीक है, तो बोल दिया कि इसका लगेगा 1 करोड़।
ठीक है, पहले ही बता दिया कि भाई 1 करोड़ रुपया लगेगा, ये हम लोग स्ट्रक्चर आप जैसा बोल रहे हो बना के दे देंगे, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, प्राइस इज एग्रीड और फिक्स्ड सम और फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब क्या होता है कि प्राइस जैसे मैंने बोला 1 करोड़, ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, ये प्राइस में एग्री होंगे। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी दोनों को एग्री होना पड़ेगा, जो बनाना चाहता है जो बना के देगा, दोनों मिलके अगर बोलेंगे ठीक है भाई ये बना के तो हम 1 करोड़ दे देंगे, लेने वाला बोलेगा मुझे 1 करोड़ चाहिए, देने वाला बोलेगा हाँ हम 1 करोड़ दे देंगे, तब जाके जो है ये एग्जीक्यूट होगा ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे तुम लोग लॉ में पढ़ते हो कि एग्री नहीं होने से तो और एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो बोल रहे प्राइस इज एग्रीड, इसीलिए ठीक है एग्री होना चाहिए दोनों पार्टी एज फिक्स्ड सम, क्योंकि एक फिक्स सम लिया जाएगा इस केस में, और फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, या तो फिक्स सम जैसे मैंने बोला 1 करोड़, या फिर बोल दिया जाएगा अगर कुछ यूनिट ऑफ आउटपुट का बात है कि 10,000 क्वांटिटी बनेगा, 15,000 क्वांटिटी बनेगा, अगर क्वांटिटी में बनेगा तो मतलब बोल दिया जैसे 1 यूनिट जो है 5,000 रुपए लगेगा। ठीक है, तो अब आप जितना यूनिट बनाओगे उसके ऊपर लग जाएगा, तो वो भी फिक्स्ड हो गया, मतलब पर यूनिट फिक्स्ड बता दिया कि 1 यूनिट लगेगा एट द रेट ऑफ 5,000 करके। अब 1,000 यूनिट बनवाओ, 10,000 यूनिट बनवाओ, इतना करके लगेगा, तो उसको बोल रहे हैं फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, ऐसे करके पहले से रेट फिक्स्ड हो जाएगा। और ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है एस्केलेशन कॉस्ट में भी कंपेंसेटेड, मतलब देखो जैसे ये बोल दिया कि ये स्ट्रक्चर बनाने में 1 करोड़ लगेगा या फिर पर यूनिट इतना करके। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है तो मोर देन 1 ईयर लग ही जाता है, 2 साल 3 साल 5 साल कुछ भी लग सकता है। ठीक है, अब इस बीच में हो सकता है कि रॉ मटेरियल का प्राइस चेंज हो गया, लेबर का कॉस्ट चेंज हो गया, हो ही सकता है। ठीक है, कुछ भी खर्चा जो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारे हाथों में नहीं है, वो खर्चा हमारा कम या ज्यादा हो सकता है। तो अगर कम ज्यादा होता है तो उस केस में क्या कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर ही करेगा क्योंकि उसको लॉस हो जाएगा ना, अगर ज्यादा हो गया तो उसको लॉस हो जाएगा, कम हो गया तो उसको लॉस नहीं होगा, वो बात अलग है। जैसे ये बनाने का उसको जितना खर्चा सोचा था उससे कम हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ लेकिन उसको उतने में ही बेचना पड़ा, मान लो उसको खर्चा ही पड़ गया 1 करोड़ जो है 1 लाख रुपए, लेकिन उसने 1 करोड़ में बात कर दिया, अब 1 लाख लॉस में उसे बेचना पड़ेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसके लिए एस्केलेशन क्लॉज भी बोल सकते हैं, ये कॉस्ट मतलब पैसे का बात होगी, इसको एस्केलेशन क्लॉज बोलते हैं। ये क्लॉज हम लोग बनवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो बनवा सकता है कि अगर इन द मीन टाइम किसी भी चीज का दाम ज्यादा हो जाता है, प्राइस ज्यादा हो जाता है, तो उसका कंपेंसेशन कैसे होगा। जैसे मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि मेटेरियल का प्राइस अगर मान लो कि 10% बढ़ेगा तो 5% कॉन्ट्रैक्टर बेयर करेगा, 5% कॉन्ट्रैक्टी बेयर करेगा, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है मान लो कि 10% अगर बढ़ेगा पूरा ही देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टी को, तो वो जैसा वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो फिर वो कंपेंसेशन के लिए क्लॉज बनाना पड़ेगा कि हम जो प्राइस बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मार्केट अगर अप एंड डाउन हुआ तो इतना परसेंट जो है, अगर इतना परसेंट बढ़ा तो हम जैसे कॉन्ट्रैक्टर ये भी बोल सकता है कि 10% अगर प्राइस बढ़ा, हम 2% तक मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा अगर प्राइस 2% तक बढ़ा, लेकिन 2 से जितना भी ज्यादा होगा 8%, जैसे मान लो प्राइस बढ़ के 10% हो गया, मेटेरियल जो पहले 100 रुपए में मिलता था वो 110 में मिल रहा है, तो इनका जो एस्केलेशन क्लॉज था, मान लो कि कुछ ऐसा था, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला था कि अगर मार्केट का जो भी प्राइस अभी चल रहा है, जब हम कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उससे 2% तक बढ़ता है तो हम कुछ नहीं लेंगे, हम खुद बेयर करेंगे, लेकिन 2 से जितना भी ज्यादा होगा वो हम लोग आधा आधा बेयर करेंगे, ऐसा भी बोल सकता है। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर 4%, कॉन्ट्रैक्टी को 4% बेयर करना पड़ेगा, वो देखो डिपेंड करता है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट वो लोग बनाएंगे। लेकिन ये एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि जो मार्केट में प्राइस ज्यादा कम होता है, ठीक है, तो उसका कंपेंसेशन के लिए हम लोग चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर ही बनाएगा क्योंकि उसी को ज्यादा दिमाग लगाना है इस बात पे, है ना, क्योंकि लॉस हुआ तो उसी का होगा और प्रॉफिट हुआ तो भी उसी का होगा। लेकिन देखो ये सारे केसेस में अगर देखोगे तो प्रॉफिट होने का चांसेस थोड़ा कम ही होता है, फिर भी हो सकता है कि लेबर का कॉस्ट पहले से कम हो गया, मे बी, ठीक है, हो सकता है। तो एस्केलेशन क्लॉज हम लोग बना सकते हैं, अगर प्राइस हाई हुआ तो कैसे करके कंपेंसेशन लिया जाएगा। और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने बता दिया, पहले से प्राइस जो है बता दिया जाएगा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, हम पहले बता देते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि ये मान लो है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और एक है कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर जब कंस्ट्रक्शन करता है तो वो उसको मान लो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, उसका लेबर का खर्चा या फिर वगैरह वगैरह बहुत सारा खर्चा हो सकता है, ठीक है।
तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि मुझे जो भी कॉस्ट तुम अलाउ करोगे कॉन्ट्रैक्टी को, ठीक है, जो भी कॉस्ट अलाउ। अब अलाउ करने का मतलब क्या हो गया, देखो अब कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई उल्टा सीधा कॉस्ट बोलेगा कि मैंने ना पर्सनली मेरे लिए एक जो है फर्नीचर बनवाया, उसका पैसा दो। हम कंस्ट्रक्शन का काम देखने आते थे तो मुझे बैठने के लिए एक चेयर का जरूरत था, मैंने चेयर बनवाई, वो भी दाम वो जोड़ दे रहा है अपने मतलब कॉन्ट्रैक्टी से ले रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो हमें वो सारे कॉस्ट ही हम लोग कॉन्ट्रैक्टी से ले सकते हैं ना, वो सारी चीजों का पैसा जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। अब वो पर्सनली अगर अपने घर में कोई फर्नीचर बनवा रहे हैं या पर्सनल कोई खर्चा कर रहे हैं या फिर कुछ और कोई लेबर का कोई पर्सनल खर्चा भी इससे निकालना चाहता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अलाउएबल कॉस्ट जो लिखा हुआ है ना, अलाउएबल कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट इसे ये मांग सकता है और ये अलाउ करेगा भी देगा भी, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे खर्चे बेसिकली। तो वो जो भी कॉस्ट ये कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करेगा, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं अलाउएबल। अब अलाउएबल का मतलब मैंने बता दिया कि जो मेरा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। अब कॉन्ट्रैक्टर अपना कोई भी उल्टा सीधा खर्चा इससे निकालेगा तो कैसे चलेगा, कोई भी फालतू का खर्चा, ठीक है, जो इसको देना नहीं चाहिए। अब ये इसका खर्चा कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन ये इससे क्या निकाल सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है उसका खर्चा, बाकी तो कोई चीज नहीं निकाल सकता है, तो अलाउएबल कॉस्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इन विच कॉन्ट्रैक्टर इज रिम्बर्स्ड फॉर अलाउएबल कॉस्ट, तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या रिम्बर्स करेगा, कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ और सिर्फ अलाउएबल कॉस्ट को रिम्बर्स करेगा, ठीक है, प्लस परसेंटेज ऑफ दिस कॉस्ट और फिक्स्ड फी। तो मतलब कॉन्ट्रैक्टर ऐसे बोल सकता है कि ये बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, ये मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट इसने बोला ऐसा एक बिल्डिंग बना के दो, तो कॉन्ट्रैक्टर बोला ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी अलाउएबल कॉस्ट होगा, मतलब इसको बनाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो हम तुम्हें बताते जाएंगे कि इतना 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 खर्चा लग रहा है, ठीक है, हम देते जाएंगे उसका डेटा, आप देख लीजिएगा, मतलब जो भी खर्चा आप मुझे अलाउ करोगे मतलब करना चाहिए वो हम आपको दे देंगे। प्लस क्या करेंगे, जो भी खर्चा होगा उस पे आप मुझे 2% और दे दीजिएगा, ठीक है, मतलब उसके ऊपर जो भी खर्चा दिखाया जाएगा, मतलब मान लो ये ए है ये बी है, तो बी को खर्चे का पूरा डेटा दे दिया जाएगा, ठीक है, कि ये इतने का रॉ मटेरियल लगा, इतने का लेबर का खर्चा, इतना अदर एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ, और प्लस उस पे 2% कॉन्ट्रैक्टर लेगा, ये बोल रहा है। तो अगर 100 रुपया हुआ सारा खर्चा तो कॉन्ट्रैक्टर 102 रुपए लेगा कॉन्ट्रैक्ट से, ऐसा बोल सकता है। या फिर ऐसे बोल सकता है कि जो भी होगा प्लस मुझे 5 रुपए दे देना, ठीक है, या फिर जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं और मुझे 5 लाख या 5 करोड़, जो जैसा जो कंस्ट्रक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो मान लो ऐसा बोल सकता है कि परसेंटेज में भी बोल सकता है और जो है क्वांटिटी में भी बोल सकता है कि मुझे 2 लाख रुपए और दे देना, ठीक है, जो भी खर्चा अलाउबल कॉस्ट होगा प्लस मुझे 2 लाख रुपए दे देना, या फिर प्लस 2% दे देना। तो फिक्स्ड फी या परसेंटेज ऑफ प्लस परसेंटेज ऑफ दिस कॉस्ट, तो ये परसेंटेज किस पे लगेगा, ये जो कॉस्ट होगा उस पे लगेगा, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो वही लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्टर इज रिम्बर्स्ड फॉर अलाउएबल कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ दिस कॉस्ट और फिक्स्ड फी, जैसा कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा, ठीक है। तो वैसे ही तो कॉन्ट्रैक्टर अगर बोलेगा कि मुझे जो भी अलाउएबल कॉस्ट प्लस परसेंटेज इतना दे दो तो उतना हो जाएगा, अगर फिक्स्ड प्राइस बता देगा तो उतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। तो ये हम हटा देते हैं, मैंने तो ये समझा दिया, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, फिर एक थियोरेटिकल नोट लिखेंगे। एज पर A7, आउटकम ऑफ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड reliably when all the following conditions are satisfied।
0.1 total contract revenue can be measured reliably. It is probable that economic benefit associated with contract will flow to the enterprise. Both the contract cost to complete the contract and the stage of contract completion can be measured reliably. Fourth number, the contract cost attributable to attributable to the amount नहीं होगा sorry attributable to the contract can be clearly identified and measured reliably. These two conditions two and four to be fulfilled in case of cost plus contract. तो देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर
As per A7, outcome of fixed price contract can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied. मतलब ये जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, तो हम लोगों ने जैसे भी एग्जांपल लिया था कि ये बिल्डिंग बनाने का हम लोग 1 करोड़ लेंगे, तो ये 1 करोड़ कैसे डिसाइड हो सकता है, तो उसका कुछ कंडीशंस बोला है। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, तो जाके हम लोग फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का जो फिक्स प्राइस डिसाइड हो रहा है वो हम लोग मतलब रिलायबली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वही बोला, आउटकम ऑफ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी होगा, ठीक है, कैन बी एस्टिमेटेड, कैसे एस्टिमेटेड होता है रिलायबली, जब ये सारे कंडीशंस फुलफिल होता है। पहला कंडीशन, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कितना होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मतलब क्या, सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस को हमें रिलायबली मेजर करने आना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहा है इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। मतलब बोल रहा है कि जो पैसा हम लोगों ने मेजर किया कि भाई हम लोग 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी स्ट्रक्चर का लेने वाले हैं वो हमें मिले, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें नहीं पता। ठीक है, और रेवेन्यू मेजर्ड रिलायबली का और एक मतलब भी है, जैसे देखो, जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो वो मुझे ये बोल सके कि ये चीज हम आपको इतने में बना के बेच देंगे। ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर का 10 लाख 12 लाख 15 लाख जो भी 4-5 लाख जो भी लगेगा वो बोल सके। ऐसा नहीं कि ठीक है बाद में बता देंगे, या 5 से 10 करोड़ के बीच में कुछ भी लग सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं, रिलायबली कुछ एक वैल्यू बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो वैल्यू मिलेगा उसका भी प्रोबेबल चांसेस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग किसी ऐसे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि हमें पैसा मिले ना मिले हमें नहीं पता, हो सकता है वो पर्सन पहले से ही बैंक था, मतलब वो सारी चीजों को हमें पता करना पड़ेगा, या फिर वो कोई ऐसा इंसान है कि जो हमें देगा ही नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड है उसका, वो नहीं देता है पैसा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग किसी गलत इंसान के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। तो हमें रिलायबली मेजर तभी होगा फिक्स प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर हमें ये पता हो कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट कितने में सेल होगा, उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें बताना पड़ेगा और वो वैल्यू हमें मिलेगा उसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पैसा हम बोल रहे हैं कि मुझे ये चाहिए इतना पैसा होगा वो हमें मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। फिर बोल रहा है both the contract cost to complete the contract and stage of contract completion can be measured reliably। बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का जो खर्चा होगा और हर एक स्टेज में कितना खर्चा हो रहा है वो भी हमें रिलायबली मेजर होना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का काम तो जो है मोर देन 1 ईयर चलता है ना, तो अब मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको पूरा करने में 3 साल लगेगा। ठीक है, तो क्या 3 साल बाद अकाउंट्स बनता है, वैसा नहीं होता है। ठीक है, अकाउंट्स हर साल ही बनता है। ठीक है, तो मुझे हर साल अपने अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा एज ए कॉन्ट्रैक्टर कि मैंने इस स्ट्रक्चर को बनाने में कितने रुपए खर्चे कर दिए हैं अब तक। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जितना जितना स्टेज कंप्लीट हो रहा है उतने उतने स्टेज में कितना पैसा लगा चुके हैं उसका क्लियरली डेटा हमारे पास, या क्लियरली उसे हमें मेजर करने आना चाहिए या रिलायबली मेजर करने आना चाहिए। और जब कंप्लीट हो जाएगा तब भी मेजर करने आना चाहिए। ठीक है, हर एक स्टेज पे तो होना ही चाहिए, कंप्लीशन पे भी होना चाहिए कि कितना पैसा हम लोगों ने लगाया है वो रिलायबली मेजर्ड होना चाहिए। फिर बोला है द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड रिलायबली। बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या, रिलेटेड है। ठीक है, कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, कि हम लोग उस वो सारे खर्चे को भी आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, आराम से, और उसे रिलायबली मेजर कर सके जो भी रिलेटेड कॉस्ट है। ठीक है, और कॉस्ट एट्रीब्यूट्स का मतलब जैसे हम लोगों ने AS10 में पढ़ा था ना, जैसे देखो नॉर्मली हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, फिर उसको लेके आके जब तक वो इंस्टॉल नहीं होता है या फिर यूजेबल कंडीशन में नहीं आता है तब तक किया गया सारा खर्चा हम लोग जैसे एसेट के कॉस्ट में ऐड करते हैं, सेम यहाँ पर भी वही होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में रिलेटेड जो भी कॉस्ट है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट का वो हम लोग वो भी हमें रिलायबली मेजर करने आना चाहिए, तभी ना हम लोग अपने कॉस्ट में उसे जोड़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है कि जो दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 और 4, ठीक है, तो मैंने ये 2 4 यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो वैसे यहाँ पर 2 4 को उसी तरीके से लिखते हैं। कंडीशन नंबर 2 and 4 टू बी
फुलफिल्ड इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ कंडीशन 2 और 4 जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को रिलायबली मेजर करने के लिए, ठीक है। पॉइंट 2 क्या था कि हमें पैसा मिलेगा इसका प्रोबेबल जो है होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट फ्लो टू द एंटरप्राइज, और जो भी रिलेटेड कॉस्ट है वो हम लोग को रिलायबली मेजर करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसके केस में बस ये 2 हो जाएगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, और जो है हमारा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के केस में चारों का चारों ही सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, कैसे करके हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करें कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम हम लोगों ने लिया फिर पूरा करके दिया तो उसमें हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, ठीक है। तो पहला स्टेप, स्टेप 1, पहले हमें निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो जाएगा कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट इंटू 100। कॉस्ट इनकर्ड पर सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड। स्टेप 2, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन कुछ एक वैल्यू आएगा। फिर स्टेप 3, डिडक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, डिडक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल प्रॉफिट लेस प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये हम लोग एक क्वेश्चन के साथ समझ लेंगे, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू,
इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट प्लस वेरिएशंस क्लेम्स कॉमा इंसेंटिव पेमेंट्स escalations if any penalty if any। ये बता देते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू जैसे ये वाला जो है कैसे करके प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो भी हम बता देते हैं। सबसे पहले हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखना पड़ेगा कि कितना तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसका फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन के साथ समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग कितना रेवेन्यू है वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पता नहीं होगा तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा कि हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन पता होना चाहिए, हर एक स्टेज में कितना हो रहा है। हमें रेवेन्यू पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट को कितने में बेच देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये रूल्स दिया है वो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे कि कैसे करके ये पूरा फॉर्मूला जो है फॉलो होगा। कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट का सेल वैल्यू क्या होगा, तो बोल रहे हैं कि इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है कि भाई ये चीज बनाने में इतना खर्चा लगेगा, ये इतना रुपए में हम बेचेंगे, तो वो पता होना चाहिए। फिर वेरिएशंस क्लेम्स इंसेंटिव पेमेंट। वेरिएशंस का मतलब जैसे पहले हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला, फिर बाद में बोला कि इसमें ये चेंज कर दो वो कर दो, ठीक है। ये ऐसे कर दो वो ऐसे कर दो, उधर से एक डोर निकाल दो या फिर इधर से एक विंडो बनाओ, ठीक है। या जो भी चेंजेस हम लोग बोलेंगे तो उसको वेरिएशन बोल सकते हैं। वेरिएशन होगा तो फिर खर्चा तो बढ़ेगा ना, मतलब जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कुछ वेरिएशन होगा तो फिर खर्चा बढ़ेगा, या फिर उसमें कोई भी चेंजेस होगा तो भी खर्चा बढ़ सकता है कि ऑलरेडी किया हुआ चीज को हम लोग फिर से चेंज कर रहे हैं या फिर नया वहां कुछ एडिशन कर रहे हैं, जो भी है। अगर वेरिएशन है तो खर्चा बढ़ेगा, तो वेरिएशन करने के लिए बोला जाएगा तो उसका खर्चा जोड़ दिया जाएगा। क्लेम्स, ठीक है, क्लेम्स भी ले सकते हैं। क्लेम्स का मतलब हो गया कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ जैसे काम करते करते, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर बोल सकता है देखिए आपका ये काम करते करते ये इश्यूज हो गया है, हम ये जो भी खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है ये क्लेम हम आपसे लेंगे, ठीक है। इंसेंटिव मांग सकता है कि काम अर्ली कंप्लीट करके दे दिया तो इंसेंटिव मांग सकता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो वो भी वो उसके कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा। एस्केलेशन तो मैंने समझाया कि अगर प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो उसके लिए एस्केलेशन क्लॉज, तो एस्केलेशन अगर मिल रहा है तो वो ऐड होगा। पेनल्टी, ठीक है, जैसे कि जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया गया था उसमें कुछ भी मतलब ऐसा हुआ कि जो पसंद नहीं आया कॉन्ट्रैक्टी को, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं था लेकिन कुछ उल्टा सीधा बना दिया है कुछ भी ऐसा, तो फिर वो चाहे तो पेनल्टी बोल सकता है कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, ठीक है। तो फिर कॉन्ट्रैक्टी बोल सकता है कि आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का मैंने बोला था कि 10 लाख देंगे, आपने जो बनाया उसमें ये तो मुझे चाहिए नहीं था, या फिर ऐसा कर दिया ये मुझे नहीं पसंद आया, या फिर ऐसा तो बात नहीं था, तो हम आपका इसमें 1 लाख रुपए पेनल्टी काट लेंगे, तो हम आपको 9 लाख रुपए देंगे, तो ऐसा हो सकता है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को इस तरीके से वो लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मिल जाएगा, ये देखो हम दिखाते हैं। कहाँ चला गया, ये देखो। ये जो है ये अगर थियोरिटिकली यहाँ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से भी देखा जा सकता है। ये देखो, एग्रीड प्राइस मतलब जो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फिक्स्ड प्राइस, अगर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो, ठीक है। फिर क्लेम्स का मतलब ये देखो, रिम्बर्समेंट फॉर कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्लेम का मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में वो था नहीं बट अचानक ऐसा कोई कंडीशन हुआ इस वजह से क्लेम, जैसे कि वो लोग क्लेम आर ओनली इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट द कस्टमर विल एक्सेप्ट द क्लेम एंड सच क्लेम अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। जो भी क्लेम मांगा जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्टी को मंजूर भी तो होना चाहिए, कि अगर कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि हम ये क्लेम आपसे लेंगे, ठीक है। मान लो कि कुछ जो है कि कुछ
प्रॉब्लम हो गया काम करते करते, ठीक है, या फिर किसी मजदूर को कुछ चोट वोट लग गया, तो वो मान लो बोल रहा है कि ये इस वजह से मेरा काम कुछ दिन बंद था, तो ये क्लेम हम आपसे लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर जो भी क्लेम है वो अगर कस्टमर यानी कॉन्ट्रैक्ट रेडी होगा तो ही हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं ले सकते हैं। और क्लेम का अमाउंट मेजरेबल भी होना चाहिए, ऐसे ही जाके कुछ भी अमाउंट बोल देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ही थोड़ी ना देगा। तो क्लेम हो सकता है कि क्लेम अगर मिले तो वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इंक्लूड किया जा सकता है। फिर इंसेंटिव का मतलब जैसे मैंने बोला कि अर्ली कंप्लीशन के लिए जो है इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। तो ये देखो, इंसेंटिव आर ओनली इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तभी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट द स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विल बी मेट और एक्सीडेड एंड सच इंसेंटिव पेमेंट कैन बी मेजर्ड। पहला बात है कि जो अमाउंट बोल रहे हैं वो रिलायबली मेजर्ड होना चाहिए, कि हाँ भाई हम कुछ भी जाके अमाउंट बोल देंगे तो वो तो देगा नहीं, ठीक है। तो एक रीजनेबल, एक सही सही जो है इंसेंटिव का अमाउंट होना चाहिए, तभी जाके हम अगर उससे मांगेंगे तो वो देगा, ठीक है। फिर पेनल्टी, जैसे कि लेट कंप्लीशन हुआ, ठीक है, देरी से कंप्लीट किया, या जैसा बोला था वैसा एग्जैक्ट नहीं बना के दे पाया, कुछ भी रीजन से जो है हम लोग पेनल्टी जो है कॉन्ट्रैक्टर से ले सकते हैं। तो उस पेनल्टी देने से उसका जो है लॉस है, तो उसका प्राइस जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब क्या क्या होगा? कॉस्ट डायरेक्टली, कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। अदर कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर अंडर कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी। नीचे एग्जाम्पल, साइट लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, depreciation of plant, depreciation of plant used in contract, cost of design, etc. But do not include general administration cost, comma, advertisement, or
सेलिंग कॉस्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या लिखा है देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में हम लोग क्या क्या, ये जो है ना इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, तो इसमें क्या आएगा, कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरा इतना खर्चा तो होगा ही, तो ये जो कॉस्ट है। इसके अलावा अदर कॉस्ट में क्या आ सकता है, स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोग कस्टमर यानी कॉन्ट्रैक्ट पे चार्ज कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी, या फिर वो सारे कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी के साथ एट्रीब्यूटेबल हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे साइट लेबर कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, हम लोग जो प्लांट यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, उस पे लगने वाला डिप्रिशिएशन वो स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उसका जो डिप्रिशिएशन लग रहा है वो भी तो हम कस्टमर से ही रिकवर करेंगे ना। फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ डिजाइन, तो वो हो गया एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी। तीन तीन एग्जांपल में पहला दो देखो 1 नंबर को जो है रिलेट कर रहा है, फिर सेकेंड एंड थर्ड जो है एग्जांपल वो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट को रिलेट कर रहा है। जैसे हम लोग कोई डिजाइन स्पेसिफिकली ऐसे डिजाइन वाला जो है स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो वो डिजाइन जो है उसके लिए हम लोगों ने किसी के साथ जो है जैसे आर्किटेक्ट वगैरह को बुलवाया, कुछ किया, तो कॉस्ट दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी के साथ अगर एट्रीब्यूटेबल कोई कॉस्ट है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आएगा। डायरेक्टली हम लोग कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं वो तो आएगा, स्पेसिफिकली उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही आ रहा है तो फिर वो भी हम लोग कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। बट क्या नहीं कर सकते, बट डू नॉट इंक्लूड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, लेकिन हम लोग कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन वाला काम करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं कि भाई हाँ हम ना ये कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, तो क्या हम वो अपने कस्टमर से रिकवर करें, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो मेरा जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसका यूज कर सकते हैं हम अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में, तो मेरे बिजनेस का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, उसका एडवर्टाइजमेंट का, उसका सेलिंग का खर्चा, ये सब हम लोग क्यों बेयर करें। ठीक है, ये सब तो कॉन्ट्रैक्ट बेयर नहीं करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजंस। अब ये क्या होता है, प्रोविजन कैलकुलेट करना पड़ता है, इसको भी हम लोग क्वेश्चन के साथ समझेंगे। पहले जस्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं कि कैसे होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। ये डेबिट हो जाता है पीएल में। टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल लॉस। ठीक है, लॉस कब आएगा, जब सेल, रेवेन्यू मतलब तो सेल होता है, जब सेल से कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं सेल हुआ 100 रुपए, कॉस्ट हुआ 110, तो 10 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सेल रेवेन्यू यानी सेल, सेल से अगर मेरा कॉस्ट ज्यादा हो गया तो लॉस होगा। और अगर लॉस ऑलरेडी इनकर्ड, अब ये क्यों आता है, क्योंकि ये सब 2-3 साल चलता है ना, तो ऑलरेडी हम लोग पिछले साल अगर कोई लॉस निकाले हैं तो उसके लिए तो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज्ड वाला पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन के साथ ही समझ में आएगा, लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का प्रोविजंस कितना बनाना है, प्रोविजंस टू बी मेड। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम कस्टमर। अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये सब पॉइंट एक्चुअली हम लोग को क्वेश्चन में ये निकालने के लिए देता है, जो भी हम इंडिविजुअली पॉइंट लिख के उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ब्रैकेट में कॉस्ट इनकर्ड,
रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट, रिकॉग्नाइज्ड लॉस, प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो लेस। प्रोग्रेस पेमेंट, ब्रैकेट में रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। अगर ये आंसर पॉजिटिव आया तो होता है फ्रॉम ड्यू फ्रॉम कस्टमर, और अगर ये आंसर नेगेटिव आया तो ड्यू टू। ड्यू फ्रॉम होने से हम लोग बोलेंगे कि एसेट है, ऑब्वियसली मुझे अगर मेरे कस्टमर से पैसा मिलने वाला है, ठीक है, तो डेटर जैसे बैलेंस शीट में आता है, तो डेटर मेरा क्या है, एसेट है। और अगर मुझे पैसा रिटर्न करना है, ठीक है, तो फिर ड्यू टू हो गया। तो फिर पैसा, अगर मुझे किसी को पैसा दे देना है, वापस करना है, तो लाइबिलिटी होगा, ठीक है, तो ये फिर हमारे बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी के हिसाब से दिखेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू क्या है, मतलब सेल वैल्यू क्या है, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मेथड्स यूज्ड टू डिटरमाइन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को निकालने के लिए हम लोगों ने कौन सा मेथड फॉलो किया है, वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कॉस्ट इनकर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट। कितना कॉस्ट हम लोगों ने इनकर्ड किया है और कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड किया है, वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एडवांस रिसिप्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू होने के पहले, या फिर मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के पहले हम लोगों ने जो एडवांस लिया, जैसे अभी जो है एक बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होगा, तो पहले बोल दिया ठीक है शुरू करेंगे, कुछ पैसा दे दीजिए, मटेरियल खरीदना है, ये करना है, वो करना है, तो एडवांस पे कितना ले रखा है। अगर कुछ ले रखा है तो सभी कोई एडवांस लेता है ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो डायरेक्ट शुरू भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ले रहा है तो फिर वो अमाउंट भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रिटेंशन, रिटेंशन मनी भी हमें बताना पड़ेगा। अब रिटेंशन का मतलब होता है जो है कि रख रख के पैसा देना। रख रख के मतलब जैसे मान लो कि थोड़ा सा काम कंप्लीट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि आओ आइए देख के जाइए कि जो काम कंप्लीट हुआ है वो ठीक है कि नहीं। तो मान लो उसने बोला कि अभी तक मैंने 5 लाख का काम कंप्लीट कर लिया है, आप मुझे 5 लाख दे दो, देख लो और 5 लाख दे दो। तो अब जो कस्टमर है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है कि उसे ऐसा लगा कि ये वो ऐसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते हैं, या फिर थोड़ा इधर उधर और कुछ होना चाहिए, या फिर वो सेटिस्फाइड फुल्ली अगर नहीं होता है, तो हो सकता है कि उसने डिमांड किया 5 लाख, उसने 4.5 लाख दिया और बोला कि इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो, कि बाद में हम बाकी देंगे, नहीं तो दे देने से क्या पता करे ना करे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा दे सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा ही देंगे, मतलब जो पैसा डिमांड हो रहा है उसमें भी अगर रख के दे रहे हैं, जैसे वो बोला 100 रुपए देने, हम लोगों ने बोला 80 रखो, 20 बाद में देंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है, रिटेन करना। तो रिटेंशन का मतलब लिख लो, अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस बिलिंग। प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब होता है
कि जितना काम कंप्लीट हो रहा है ना उतने काम के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, बिल बना के देते रहना होता है। ठीक है कि ये इतना काम हो गया, कि इतने रुपए खर्चे हुए, इतना पोर्शन काम कंप्लीट है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेस बिलिंग। जितना जितना काम कंप्लीट हो रहा है उसके अगेंस्ट में जो बिल बन रहा है। विच आर नॉट पेड until the satisfaction of specified conditions। प्रोग्रेस बिलिंग लिख लेते हैं। प्रोग्रेस बिलिंग कैन बी पेड और पेबल। तो जो प्रोग्रेस बिलिंग होता है वो पे हो गया ऐसा भी हो सकता है, या पेबल होगा मतलब पैसा मिलेगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, फिर ये हमें डिस्क्लोज करना है। और 6 नंबर पे लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये भी हमें डिस्क्लोज करना होगा। अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, क्वेश्चन, और जो भी पॉइंट लिखा है उसे समझ लेंगे। मिस्टर एक्स बोरोड, मिस्टर एक्स ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज 10 lakh on 2022। He incurred during 2022 cost 3 lakh, estimated 4 lakh, estimated future cost। till 2023 cost 5 lakh, future cost 2 lakh 50। till 2024 cost 8 lakh, future cost nil। Contract is completed at the end of 2024। Find profit and show ledger। अच्छा, तो ये वाला जो है सोल्यूशन हम लोग देखो कैसे होगा।
हम लोग पहले थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर एक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 10 लाख रुपए का, मतलब फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखो इसीलिए लिख दिया 10 लाख रुपए का, जो कि 2022 में लिया गया है। तो उन्होंने क्या क्या खर्चा किया, 2022 में टोटल 3 लाख का खर्चा हो गया, और फ्यूचर में और 4 लाख खर्चा हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। ये कब का बात है, ये 2022 का बात है, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर दिया मैंने। 2022 कब शुरू होगा, 1 जनवरी 2022, और खत्म कब हुआ होगा, 31 दिसंबर 2022। अब ये कैलेंडर ईयर ही होगा, कैसे पता चल रहा है, ये 22 लिखा हुआ है, वो देख के ही पता चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कितना खर्चा किया है, 3 लाख। और फ्यूचर में और कितना खर्चा होगा, यहाँ पर रह के इनको लग रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको लग रहा है कि फ्यूचर में और कितना खर्चा लग सकता है। तो इनका मानना है कि फ्यूचर में और 4 लाख रुपए लग सकते हैं। फिर 2023 तक टिल लिखा हुआ है, ठीक है, 23 तक देखा जाए तो 5 लाख रुपए खर्चे हो चुके हैं, मतलब जब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेके 2023 तक 5 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। ये हो जाएगा 2023, ठीक है। तो यहाँ तक कितना खर्चा हो चुका है, 5 लाख, मतलब टोटल 5 लाख बोला जा रहा है। मतलब अगर पूछा जाए कि 2023 में एक्चुअली कितना खर्चा हुआ, हम जस्ट ऐसे ही पूछ रहे हैं, अगर टिल मतलब अभी तक 5 लाख, और ये ड्रॉ देख के मुझे बताओ सिर्फ 2023 में कितना खर्चा हुआ होगा। 22 में 3 लाख, 23 तक 5 लाख, तो सिर्फ 23 में कितना खर्चा हुआ होगा। 2 लाख। 2 लाख का खर्चा हुआ। तो ये क्यूमुलेट होके रखा है ना, क्योंकि ये 5 लाख तक का खर्चा हो चुका है, फ्यूचर में 2.5 लाख का खर्चा और होगा। यहाँ पर इनको लग रहा है कि और फ्यूचर कॉस्ट कितना आ जाएगा, 2,50,000, ठीक है। फिर टिल 2024 8 लाख तक का खर्चा हो चुका है, टिल 2080, सॉरी 80 बोल रहे, 2024, ठीक है, 31 दिसंबर 2024, इस डेट तक खर्चा हो चुका है 8 लाख। 8 लाख हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर फ्यूचर कॉस्ट नील, यहाँ पर फ्यूचर में और कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला, इसका मतलब ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा, मतलब जो स्ट्रक्चर चाहिए वो कंप्लीट हो गया होगा, लिखा हुआ भी है कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 2024, इसीलिए बोला 2024 में और कोई फ्यूचर कॉस्ट नहीं है। हम लोग को बताना है इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो अब जो लिखा था ना मैंने, यहाँ पर मेरे तो ये आगे वाले पेज में है, तुम लोग अपने कॉपी में देखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, हमें हर स्टेज में प्रॉफिट निकालना है, मतलब हर स्टेज में प्रॉफिट निकालने का मतलब हो गया कि मुझे 2022 का भी प्रॉफिट निकालना है, ये जो व्हाइट कलर से है यहाँ तक, ये पीरियड का प्रॉफिट निकालना है, फिर ये पीरियड का निकालना है, फिर ये पीरियड का निकालना है, मतलब 22, 23, 24, 3 साल का मुझे प्रॉफिट निकालना है। अब तुम लोग देखो लिखा हुआ है कि कैसे करके प्रॉफिट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्टेप 1, जिसमें होगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब ये ऐसे हो जाएगा, कॉस्ट इनकट, फॉर्मूला देखो तुम लोग, मुझे याद है तुम लिख रहे हैं, तुम लोग देखो मैंने लिखवा दिया है, कॉस्ट इनकट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकट प्लस फ्यूचर कॉस्ट इनटू 100। तो ये परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है। तो 2022 का बोलो कॉस्ट इनकट कितना लिखे, ड्रॉ देख के 2022 का, बोलो। 3 लाख। 3 लाख, कॉस्ट इनकट 3 लाख है, कि अभी तक हम लोगों ने 3 लाख का खर्चा किया, फिर नीचे भी 3 लाख आ जाएगा। फ्यूचर कॉस्ट सब दिया हुआ, 4 लाख। 4 लाख।
ठीक है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अभी तक हमारा जो कंप्लीशन है वो हमारे खर्चे के हिसाब से परसेंटेज में निकाला जाता है। 3 लाख खर्चा किया आउट ऑफ 7 लाख, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को लग रहा है कि और भी 4 लाख, मतलब टोटल 7 लाख का खर्चा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे जाके कम ज्यादा होता है वो बात छोड़ो, ठीक है, जैसा हमें दिया है। तो आउट ऑफ 7 लाख अगर हम लोग 3 लाख खर्चा कर चुके हैं, तो 3 लाख खर्चे में जितना कंप्लीट हुआ है वही मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा। तो इसमें परसेंटेज कितना निकल के आ रहा है, तो वो तो कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। 42.86। 42.86%। ठीक है, इतना परसेंट मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो गया। तो पहला स्टेप हम लोगों ने फॉलो कर लिया। ठीक है, ये देखो पहला स्टेप में मुझे निकालना था कि कितना कंप्लीट हुआ है, फिर मुझे ये निकालना है यहाँ पर। अच्छा, कॉस्ट इनकर्ड मतलब, लेकिन वर्क सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड भी होता है। छोड़ो, ये इस क्वेश्चन में मैंने वो दिया नहीं है, डायरेक्टली कॉस्ट इनकर्ड बता दिया है। तो ये जो स्टार वाला पॉइंट है ये इस क्वेश्चन में नहीं सीखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन में मेरा ये मुझे डायरेक्टली दे दिया है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में आएगा उसमें सीख लेंगे। फिर हमें स्टेप 2 में निकालना है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। मतलब इसका मतलब समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन पहले निकाल लेते हैं फिर बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू into degree of completion। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू नहीं दिख रहा है, फर्स्ट लाइन में तो लिखा हुआ है। रेवेन्यू मतलब सेल, कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 10। 10 लाख। तो वही मेरा रेवेन्यू है ना, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखो, जब तक मेरा काम कम, ये 10 लाख मुझे कब मिलेगा पता है? जब 2024 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 2024 मतलब जब कंप्लीट होगा तब ना कोई मुझे इसका 10 लाख रुपए देगा। तो पहले साल के हम 10 लाख रुपए सेल रिकॉर्ड कर ले, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले साल मुझे 10 लाख कहाँ मिलेगा, काम हो जाने से नहीं मिलेगा। तो मुझे उसमें प्रोपोर्शनेट कर देना चाहिए कि पहले साल फिर 10 लाख का कितना बुक करे, तो जितना कंप्लीट हुआ है उतना बुक करना चाहिए। इसके हिसाब से फॉर्मूला बना हुआ है। तो यहाँ पर जितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन है उसके हिसाब से हम लोग रेवेन्यू को बुक करेंगे। तो 10 लाख का 42.86 मतलब 4 लाख कितना हो जाएगा, 28,600। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब लेस क्या कर देंगे, मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट तो प्रॉफिट आता है। तो रेवेन्यू का मतलब ही तो सेल है। अब सेल से मुझे क्या लेस करना पड़ेगा, कॉस्ट। ठीक है, तो 2022 में मुझे 10 लाख का इतना रेवेन्यू बुक करना चाहिए, और ये रेवेन्यू पाने के लिए मैंने कितना कॉस्ट लगा दिया है 2022 को, बोलो कॉस्ट इनकट कितना है? 3 लाख। 3 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया फिर, 1,28,600। ये मेरा फर्स्ट ईयर यानी कि 2022 में इतना प्रॉफिट हुआ। अब इसके बाद ईयर एंड हुआ, तो अब मुझे लेजर भी बनाने बोला है ना क्वेश्चन में। तो लेजर कैसे बनाओगे, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में बनाते हो वैसे ही बनाना है। तो हम लोग एक पीएल बना लेते हैं। तो पीएल में सेल कहाँ दिखाते हैं, इधर दिखाते हैं। तो लिखेंगे बाई सेल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वही मेरा सेल वैल्यू है। तो 2022 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 4,28,600। कोई मुझे 100 लाख नहीं दे रहा है, तो मुझे 100 लाख बुक भी नहीं करना चाहिए। और इसके अगेंस्ट में मैंने कितना खर्चा किया, टू कॉस्ट या फिर टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ऐसे लिख सकते। टू नेट प्रॉफिट 1,28,600। बस लेजर पोस्टिंग मतलब यही, और कुछ नहीं। जो लेजर तुम लोग बचपन में सीखते हो वही वाला लेजर पोस्टिंग। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में जैसे लिखते हैं वैसे। अच्छा, अब हम लोगों को 2020
2023 का सेम तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा निकल गया 2022 का। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 2023 का। तो वही पहला स्टेप, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहे, ठीक है, नहीं तो काफी टाइम जाएगा। तो कॉस्ट इनकट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकट प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, सेम फॉर्मूला। तो 23 में कॉस्ट इनकट कितना है बताओ। ट्वेंटी थ्री में कॉस्ट इनकट कितना लिखेंगे। आवाज आ रहा है ना मेरा। हेलो। हाँ मैम। हम्म, नहीं, लास्ट क्लास में ऐसा हुआ था, डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, इसलिए तुम लोग कभी कभी हाँ हूँ कर दो। ठीक है, बोलो कॉस्ट इनकट कितना लिखोगे 2023 में, जो भी आ रहा है बोलो ना। 2 लाख। हाँ, अगर हम लोग 2 लाख लिखेंगे तो फिर हमें ना एक्सक्लूड नहीं करना पड़ेगा, और अगर हम लोग 5 लाख लिखेंगे तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हम दोनों तरीके से दिखा देते हैं, कौन सा फॉलो करना है वो भी हम बता देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, 5 लाख ही लिख के दिखाते हैं कि 5 लाख लिखेंगे तो क्या फर्क आएगा, और अगर हम लोग 2 लाख लिखते हैं तो क्या फर्क आएगा। अगर हम ऐसे बोले कि मेरा मानते हैं कि अगर सिर्फ 2023 का खर्चा पूछे तो 2 लाख है, और 2023 तक का खर्चा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मतलब अप टू, ठीक है, अब तक कितना खर्चा हो चुका है, तो 2023 तक 5 लाख। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे 5 लाख प्लस फ्यूचर में कितना खर्चा होने वाला है, ये तो दिख रहा है। फ्यूचर में कितना खर्चा होने वाला है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, बस वो 2 लाख हो सकता है, वो बात अलग है। बोलो फ्यूचर कॉस्ट कितना है, तो दिख ही रहा है। 2 लाख। 2,50,000 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 7.5 लाख। 5 लाख बाई 7.5 लाख इंटू 100, 66.67%। ठीक है, 66.67%। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बुक करना है। बोलो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे बुक करोगे। टोटल रेवेन्यू का जितना परसेंट अभी हम लोग बुक कर सकते हैं, तो टोटल रेवेन्यू 10 लाख है, उसका 66.67% हम लोग बुक कर सकते हैं, तो 6,66,666 आ जाएगा इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाई 100। ये आ रहा है 6,66,667 आएगा। अच्छा, ठीक है, अब लेस कर देंगे कॉस्ट इनकट अप टू डेट। ठीक है, अभी तक जितना कॉस्ट इनकट हुआ है, तो अभी तक कितना कॉस्ट इनकट हुआ है, 5 लाख। ठीक है, तो 1,66,667। ठीक है, प्रॉफिट टिल 2023 तक इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुके हैं, मतलब ये क्यूमुलेट प्रॉफिट आ गया। मतलब ये प्रॉफिट कहाँ तक का है पता है, अभी जो हम लोगों ने निकाला, ये दूसरे कलर से दिखाने से समझ में आएगा। ये पूरा इतने पीरियड का प्रॉफिट आ गया, जहां से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 2023 तक, लेकिन ऑलरेडी यहाँ का प्रॉफिट तो हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अगर मुझे सिर्फ यहाँ का प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूले में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। तो हम लोगों ने ऑलरेडी कितना प्रॉफिट बुक कर लिया था 2022 में, बोलो कितना बुक कर लिया था। 1,28,600। 1,28,600। तो फिर अभी का प्रॉफिट कितना होगा, माइनस कर दो पूरा 22 से लेके मतलब 11 11 22 से लेके 31 दिसंबर
23 तक का प्रॉफिट है 1,66,667, बट 22 का 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट हमें पता है जो कि हो रहा है 1,28,600। तो सिर्फ इस पीरियड का प्रॉफिट निकाल दिया हम लोगों ने। माइनस करने से कितना आ रहा है? 38,067. 38,067। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड ईयर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट फॉर 2023। ये है प्रॉफिट टिल, और वो हो गया प्रॉफिट फॉर 2023। अब जो हम बोल रहे थे कि अगर हम लोग यहाँ 5 लाख नहीं लिख के 2 लाख लिखते कि भाई मेरा 2 लाख खर्चा हुआ है 2023 में, तो क्या डिफरेंस आता? तो ये हो जाता 2 लाख, 2 लाख प्लस 2,50,000, तो कितना हो जाता इंटू 100 करने से? 2 लाख डिवाइडेड बाई 4,50,000 इंटू 100। तो ये मेरा आ रहा है 44.44%, 44.44%। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 10 लाख, इंटू कर दो 44.4444, जब तक कैलकुलेटर लेगा, परसेंट, इक्वल। तो ये आंसर आ रहा है मेरा 4,44,000, मतलब मेरा इतना जो है रेवेन्यू होगा। और इस बार मैंने कॉस्ट इनकट कितना किया है? इस बार मैंने कॉस्ट इनकट किया है 2 लाख, तो मेरा आ रहा है 2,44,000। अच्छा नहीं, ये मैच तो हुआ नहीं, 2,44,000। अच्छा, ये मैच नहीं होगा इस तरीके से, इसीलिए क्योंकि फॉर्मूला जो बना हुआ है ना, तो फ्यूचर कॉस्ट जैसे ये 4 लाख से 2.5 लाख हुआ, तो मतलब फ्यूचर कॉस्ट भी कुछ इनकट हुआ है, मतलब ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो 5 लाख है ना, हमें वो पूरा अप टू 2023 तक का ही लेना है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मतलब कॉस्ट इनकट अप टू डेट लेना है। क्योंकि जब हम लोग, अच्छा हाँ, हो सकता है नहीं होगा ऐसा बात नहीं, जब हम लोग 10 लाख में इतना कर रहे हैं तो फिर उसमें भी मुझे माइनस करना पड़ेगा कि ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तो हम कर चुके हैं 4.28, ये वाला परसेंटेज। फिर कॉस्ट इनकट अप टू डेट माइनस करने से प्रॉफिट मुझे डायरेक्टली मिल जाना चाहिए 38,000, ये वाला मिल तो जाना चाहिए। 2 लाख डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 100, तो ये 44 पॉइंट, तो ये 10 लाख का तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कर लिया था हम लोगों ने। कितना? 4,28,600। शायद फिर पूरा ही सारा चीज डिडक्ट करते हुए जाना पड़ेगा। ये एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा कि 2 लाख से भी कैसे होगा, तो वो हम देख के रखेंगे, हम बता देंगे। ठीक है, उससे भी हो जाएगा अगर हम लोग 2 लाख लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा चीज चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग सिर्फ प्योरली 2023 का लेते हैं, फिर ये 10 लाख का भी, जैसे ये जब 66.67% का मतलब क्या है पता है? कि यहाँ तक हो रहा है 66.67%। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ था 44, फिर अब यहाँ तक जो हुआ है, मतलब ये सिर्फ 2023 में इतना कंप्लीट नहीं हुआ है 66.67, अप टू 2023 तक इतना कंप्लीट हुआ है। तब 10 लाख का जो बुक उसमें भी चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम दिखा देंगे, लेकिन फॉलो तुम लोग को यही करना है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है कि प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, हमें माइनस करना पड़ेगा। मतलब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? पहले साल का निकाला, ठीक है, जब दूसरे साल का निकालेंगे तो स्टार्टिंग से लेके ऑन दैट टाइम तक का सारा चीज हमें निकालना है। तो स्टार्टिंग से लेके ऑन दैट टाइम तक का हमें निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने खर्चा 5 लाख लिया, और फ्यूचर वाला कॉस्ट तो हमें बता दिया जाएगा, तो 66.67%। कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना बुक करेंगे? उतने अप टू डेट तक जितना होगा, तो अप टू डेट तक 66.67% जो है कंप्लीटेड है। फिर कॉस्ट ऑलरेडी इनकट कितना हो जाएगा? 5 लाख। ठीक है, तो प्रॉफिट 2023 तक का इतना हो रहा है, हम लोग 22 में इतना प्रॉफिट कमाए हैं, तो 23 का प्रॉफिट हो गया 38,067 रुपीज। और वो अलग से अगर करते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा, वो हम मतलब कैलकुलेट करके रखेंगे, तुम लोग को दिखा देंगे कैसे होगा, लेकिन फॉलो यही करना पड़ेगा। फिर 2024 में भी हम लोग निकालेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो बोलो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे होगा? वही सेम फॉर्मूला, तो अब तक फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। बोलो 24 में डिग्री ऑफ कंप्लीशन में कितना बाई कितना लिखे? कॉस्ट इनकट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकट प्लस फ्यूचर कॉस्ट। बोलो फटाफट बोलो।
बोलो कॉस्ट इनकट, ये ग्रीन कलर से नहीं दिख रहा है कॉस्ट इनकट, या कॉपी में नहीं लिखा हुआ है कॉस्ट इनकट कितना है? 8 lakh 8 लाख, और नीचे कितना आ जाएगा? 8 लाख प्लस फ्यूचर कॉस्ट, नील कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये 8 लाख और ये 8 लाख बाई 8 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा? 100% होना भी चाहिए, अगर फुल्ली कंप्लीट है तो 100% ही तो आएगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। अब रेवेन्यू कितना बुक करेंगे? रेवेन्यू इस साल कितना बुक करेंगे? पूरा ही बुक कर लेंगे ना। अब तो हम पूरा दिखा सकते हैं कि मेरा ये स्ट्रक्चर बेच के मुझे 10 लाख मिल जाएगा, तो 10 लाख का 100% करेंगे तो 10 लाख आएगा। लेकिन ये पूरा थोड़ी ना मेरा प्रॉफिट है, तो जो कॉस्ट है वो लेस करेंगे। कॉस्ट अप टू डेट, तो 3 साल बाद मुझे ये पैसा पूरा पूरी मिल रहा है, मतलब 3 साल होने पे मुझे ये 10 लाख रुपए दिखेगा। और ये 10 लाख रुपए पाने के लिए मैंने कितना खर्चा कर दिया स्टार्टिंग से लेके अब तक, वही लेस करेंगे तो मुझे प्रॉफिट पता चलेगा कितना खर्चा कर दिया। 8 lakh 8 लाख माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। 2 लाख। तो ये 2 लाख प्रॉफिट कब तक का है? स्टार्टिंग से लेके 2022 से लेके 31 दिसंबर 24 तक का। तो मुझे अगर सिर्फ थर्ड ईयर का प्रॉफिट का पता करना है तो प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड मुझे लेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कितना है? बोलो, अभी तक हम लोगों ने कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड कर लिया है? मतलब क्या करना है मुझे? अगर थर्ड ईयर का प्रॉफिट निकालना है, मुझे सिर्फ इतना प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पूरे प्रॉफिट से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा। ये पूरा प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख। स्टार्टिंग से लेके अब तक का खर्चा 8 लाख, स्टार्टिंग से लेके अब तक का इनकम 10 लाख, मतलब मैंने 10 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया। कब बेचा? 2024 को 31 दिसंबर। तो मुझे ये जैसे ये डेट आया मुझे क्या मिल गया? मुझे 10 लाख मिला, लेकिन मैंने कितना खर्चा किया? 8 लाख। तो मुझे पता चल गया इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। लेकिन वो तो 3 साल के बाद 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, मुझे हर साल का प्रॉफिट निकालना है। तो पूरे साल 3 साल का प्रॉफिट 2 लाख, तो उसमें से अगर मुझे सिर्फ 2023 का प्रॉफिट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा बाकी सालों का प्रॉफिट। तो बाकी सालों का प्रॉफिट कितना है? बाकी 2 साल का प्रॉफिट कितना है? नहीं पता। 1,66,667 हाँ, ये 1 लाख, ये आंसर तो सही है, 1,66,667। एक बार माइनस करके भी बता दो कितना हो रहा है, तो हम लिख देंगे थर्ड ईयर प्रॉफिट 33,333 33,333। ठीक है, ये वाला प्रॉफिट देखो हम लिख के बताते हैं। ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है यहाँ पर, प्रॉफिट फॉर पहले साल जब हम निकाल रहे हैं ना तो कुछ क्यूमुलेट नहीं हो रहा है, ये 2022 का प्रॉफिट है, ठीक है। 1,28,600। अब जब नेक्स्ट ईयर ये जो है ना, ये जो 1,66,000 ये 2022 प्लस 2023 मिला के हो रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर सिर्फ 2023 का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2022 का प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो वही किया, 1,28,600 माइनस किया तो 2023 का प्रॉफिट मिल गया। फिर जब ये वाला प्रॉफिट आया, ये वाला, ये 2022 प्लस 2023 प्लस 2024 मिला के है, ठीक है। तो मुझे अगर सिर्फ 2024 का प्रॉफिट चाहिए इंडिविजुअली हर साल का, तो मुझे यहाँ से क्या क्या माइनस करना चाहिए? 2022 और 2023 का प्रॉफिट माइनस करना चाहिए। 22 प्लस 23 का प्रॉफिट कौन सा है? ये वाला 1,66,667, तभी मैंने ये वाला माइनस किया। तो ये मेरा आ गया 2024 का प्रॉफिट 33,333। ठीक है, तो बोलो समझ में आ गया कैसे करके होता है? हाँ मैम। ठीक है, तो अब हम लोग प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। एग्जाम्पल 2। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू
100 करोड़। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये दिया हुआ है, इस बार हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब अभी तक 80% काम हो गया है, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है? 100 करोड़। रेवेन्यू मतलब सेल वैल्यू, कि ये चीज इतने में बिकेगा, 100 करोड़ में बिकेगा, ठीक है, मतलब 100 करोड़ इसका सेल वैल्यू। अब वर्क सर्टिफाइड जो है वो है 62 करोड़। वर्क अनसर्टिफाइड वो है 30 करोड़। फिर है फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, 23 करोड़। फाइंड प्रोविजन, प्रोविजन निकालना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड ये दोनों मिला के होता है कॉस्ट इनकट। कहाँ मिलेगा? ये देखो स्टार्टिंग में, ये देखो वर्क सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड ये दोनों मिला के होता है कॉस्ट इनकट। और इसका मतलब भी समझ लो, ये हम समझाने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कॉस्ट इनकट। अगर हमें क्वेश्चन में कॉस्ट इनकट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। अब कॉस्ट इनकट, ये सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि काम कंप्लीट होने पे जितना जितना काम कंप्लीट होते जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर बुलाते जाता है कि आइए देख के जाइए काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने काम को सर्टिफाइड कर सकते हैं। मतलब देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, बड़े बड़े कामों के लिए ऐसा होता है कि एक जो है क्या बोले, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम, जो इंजीनियर वगैरह होते हैं ना, मतलब जो देख के सर्टिफिकेट दे सकते हैं। मतलब बड़ा बड़ा जो पुल वगैरह बनता है ना, तो उसमें सर्टिफिकेशन देना पड़ता है कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट सही है। मतलब उनके सिग्नेचर के बिना वो चीज हम लोग यूज नहीं कर सकते। मतलब उनके पास वो नॉलेज है, उन्होंने वो एडुकेशन लिया हुआ है कि देख के सर्टिफाइड कर सकते, सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं कि भाई ये चीज यूज कर सकता है पब्लिक। जैसे पब्लिक के लिए ब्रिज वगैरह बन रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। मतलब जितने काम के लिए सर्टिफिकेशन हमें मिल गया है तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। और वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब है कि काम तो कंप्लीट है बट उतने पोर्शन के लिए सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, ठीक है। तो भले ही सर्टिफिकेशन ना मिला हो फॉर सम रीजन, ठीक है, अप्रूवल बोल सकते हैं, अप्रूवल स्टेटस बोल सकते हैं इसे, ठीक है। भले ही हमें पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक पर्सन है उससे हमें अप्रूवल नहीं मिला हो, बट हम लोगों ने खर्चा तो कर दिया ना, 62 करोड़ और 30 करोड़, जिसमें से 62 करोड़ के काम का हमें अप्रूवल यानी सर्टिफिकेशन मिल गया है, जबकि 30 करोड़ के काम का हमें सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कॉस्ट इनकट ऑब्वियसली निकल के आएगा, ठीक है। इसीलिए उसका मतलब है कॉस्ट इनकट। और फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर और भी 23 करोड़ जो है इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करने बोला है प्रोविजन। प्रोविजन कैसे निकाला जाता है तो वो देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक बार वहां पर देखो, हम फिर वहां से बताते कैसे करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट का आर्किटेक्ट होता है ना, उसी के पास जो है ऑथोरिटी होता है वर्क सर्टिफाइड देने का, ठीक है। कि भाई हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट ही अपना मतलब आर्किटेक्ट को बुलाएगा, जाइए देख के आइए सही काम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है, तो वो देख के बता देंगे कि हाँ सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड जो भी है। हमें निकालना है प्रोविजन, ठीक है। तो प्रोविजन कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो फिर टोटल लॉस, लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, ऐसे करके, ठीक है। अब ये सब पढ़ के तो समझ में नहीं आएगा, हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है, ये देखो फॉर्मूला हमें क्या बोला है, क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट इनकट। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कॉस्ट इनकट। कॉस्ट इनकट, तो कॉस्ट इनकट कैसे निकालेंगे? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो वर्क सर्टिफाइड है 62 करोड़ प्लस 30 करोड़, 62 प्लस 30 करोड़ यानी 92 करोड़। अच्छा, फिर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है? हम लोगों ने अभी तक जो खर्चा कर दिया है दैट इज कॉस्ट इनकट, ठीक है। और फ्यूचर में जो खर्चा होगा ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक 92 करोड़ कर दिया, हमारा एस्टिमेट है कि और
23 करोड़ लग सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर कॉस्ट। तो ये दोनों मिला के होता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो जाएगा 92 प्लस 23 करोड़, यानी कि 115 करोड़। ठीक है, इतना हो जाएगा, 115 करोड़ का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। चलो, रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे अभी तक कर रहे थे। तो जितने का रेवेन्यू है इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें क्वेश्चन बोल रखा है 80%। ठीक है, ये देखो 100 करोड़ का 80%, तो ये हो जाएगा 80 करोड़। माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट इनकट। तो ये इतना रेवेन्यू बुक कर सकते हैं 80% कंप्लीट होने पर। कॉस्ट इनकट कितना है, तो कॉस्ट इनकट है 92 करोड़, तो हमारा लॉस हो गया। लॉस होने पे ही नॉर्मली प्रोविजन बनेगा। तो देखो हम लोगों ने 80 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया, बट हमारा खर्चा तो 92 करोड़ हो गया, मतलब 12 करोड़ का हमारा लॉस है। ठीक है, ये लिख देते हैं लॉस बुक्ड दिस ईयर। इस साल हमें इतने का लॉस बुक करना पड़ेगा, और ये लॉस कहाँ चला जाएगा, डेबिट इन पीएल। पीएल में ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली कोई लॉस होता है तो हम लोग पीएल में डेबिट करते, वैसे ही हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग लेजर बनाए, ये लेजर कैसे होगा, ये देखो यहाँ पर सेल रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 80 टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। हम लोगों ने कितना कॉस्ट इनकट कर दिया, 92 करोड़। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय नेट लॉस 12 बैलेंस करके, तो ये हो गया मेरा 92 करोड़। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है। तो प्रोविजन क्रिएट का रूल्स क्या हो जाएगा, तो प्रोविजन क्रिएट का रूल्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पहले लिखना है टोटल रेवेन्यू, क्योंकि मुझे प्रोविजन टोटल के हिसाब से करना है। तो टोटल रेवेन्यू कितना है, 100 करोड़। प्रोविजन हमारा कंप्लीशन के हिसाब से नहीं करना है। कंप्लीशन के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं कि लॉस, वही निकाल सकते हैं कि मैंने खर्चा किया 92 करोड़, मेरा फ्यूचर में टोटल 115 करोड़ का खर्चा हो रहा है। रेवेन्यू मैंने बुक किया 80, कॉस्ट उसके अगेंस्ट में बुक हुआ 92, तो मेरा लॉस हो गया। तो ये लॉस फाइनल अकाउंट्स में इस तरीके से लॉस दिखेगा। लेकिन अगर मुझे प्रोविजन बुक करना है तो हम बोलेंगे मेरा टोटल रेवेन्यू 100 करोड़, जो कि मुझे पहले से ही पता है। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू पहले से तो पता होता है ना। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो है मेरा 115 करोड़। वो मैंने कैलकुलेट कैसे किया, मैंने जितना खर्चा कर दिया और फ्यूचर में जितना होने वाला है, तो बैलेंस करके आ गया है 15 करोड़। ये हो गया मेरा टोटल लॉस। जैसे इसके पहले जो तरीके से मैंने लॉस निकाला, वो लॉस फॉर दिस ईयर है ना, पर्टिकुलर कोई साल का। ठीक है, ईयर तो लिखा हुआ नहीं, तो पर्टिकुलर साल का लॉस है 12 करोड़, जबकि टोटल लॉस है 15 करोड़। ठीक है, अब लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, तो हम लोग इसके पहले कितना लॉस रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, मतलब रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है हमारा 12 करोड़। ठीक है, जब 80% काम कंप्लीट हुआ तो 12 करोड़ का लॉस हम लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिया है। ठीक है, तो और फ्यूचर में कितना लॉस होने वाला है, 3 करोड़। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रूडेंस नेचर हमें क्या बताता है कि फ्यूचर के होने वाले लॉस को अभी बुक करना चाहिए। ठीक है, तो इतने का प्रोविजन हमें क्रिएट करना चाहिए। तो प्रोविजन कहाँ क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट से। तो ये कहाँ चार्ज होगा, पीएल में चार्ज होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद अगर पीएल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 92 बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 80 टू, यहाँ पर बाई नेट लॉस, और टू प्रोविजन फॉर लॉस। तो एक्चुअली अगर हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि मेरा लॉस है, तो फिर मेरा ये पीएल नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक पीएल बनना चाहिए, मतलब ये पीएल नहीं बनेगा, इस पीएल में चेंजेस देखने को मिलेगा। ये पीएल फिर कैसा बन जाएगा,
ये देखो हम यहाँ से एरो देके दिखाते हैं, क्योंकि मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है, तो ये पीएल ट्रांसफर होके मेरा ऐसा दिखेगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जैसा लिखा था वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितना था उतना ही लिखेंगे, लेकिन हाँ अभी हमें फ्यूचर के लॉस को अभी से रिकॉर्ड करना है। तो फ्यूचर का लॉस कितना है? 3 करोड़। अगर 3 करोड़ मेरा फ्यूचर का लॉस हो जाएगा, तो फिर मेरा ये जो नेट लॉस है ये बढ़ के 12 जो है, 12 करोड़ है, उसके जगह 3 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ दिखेगा, जिसमें से 12 करोड़ का लॉस अभी बुक कर चुके हैं और 3 करोड़ का लॉस फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, तो फिर मेरा नेट लॉस जो है ये 15 करोड़ का दिखेगा। तो जब भी हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके होगा प्रोविजन क्रिएट का जो सिस्टम है। तो ये देख लो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट लेस करेंगे, टोटल लॉस निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अभी मुझे कितना प्रोविजन क्रिएट करना है। लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, लेस कर देंगे तो प्रोविजंस टू बी मेड। तब मुझे ये पीएल नहीं बनाना चाहिए, जो मेरा 12 करोड़ दिख रहा है, मेरा सही पीएल इस तरीके से बनेगा, मतलब विथ प्रोविजन वाला पीएल मेरा इस तरीके से बनेगा। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। X commenced a construction contract on 1/4/2001. Contract revenue was rupees 2 lakh. Company incurred 81,000 for 2001-2002 for 45% work and received rupees 79,000 from customer as progress payment. Cost incurred in 2020 to 2023 was rupees 89,000 and contract is completed. Prepare profit and loss account and customer account. तो हमें पीएल अकाउंट और कस्टमर अकाउंट रेडी करके देना है। ठीक है, देखो बन जाएगा छोटा सा। तो पहले पीएल अकाउंट, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? कितना रेवेन्यू, कितना कॉस्ट। तो सबसे पहले बोला है एक्स कमेंस्ड ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1/4/2001, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 2 लाख। ठीक है, और काम कितना, मतलब ये टोटल प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट का। कॉस्ट इनकट 81,000 फॉर 2001-2002 फॉर 45% वर्क। तो 2001-2 में 45% काम कंप्लीट हुआ है, उसके अगेंस्ट में 81,000 का कॉस्ट इनकट हुआ है। तो फिर टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 81,000 बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यहाँ पर प्राइस बुक करेंगे, मतलब सेल वैल्यू जो कि हो जाएगा 2 लाख का 45%। तो 45 इंटू 2 90,000 हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो गया 9,000। ठीक है, तो ये क्लोज कर देते, टोटल तुम लोग लिख लेना। ठीक है, 90,000 नहीं तो चलो लिख देते। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर ये फिर से ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है,
एंड रिसिप्ट 79,000 और कस्टमर से 79,000 उस साल रिसीव हुआ एज प्रोग्रेस पेमेंट, ठीक है, मतलब जितना काम हुआ है उसके अगेंस्ट में 79,000। फिर कॉस्ट इनका 22-23 है, सॉरी 2002-3 है 89,000, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 89,000 और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट यानी 100% बुकिंग हो जाएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 100% बुकिंग होने का मतलब 2 लाख का। अच्छा, यहाँ पर लेकिन एक पॉइंट समझने वाला है, यहाँ पर बोला है कॉस्ट इनकर्ड इन 22-23, टिल 22-23 नहीं बोला है, ठीक है, सॉरी 2002-2003 में सिर्फ 89,000 का खर्चा हुआ है। हमें ये नहीं बोला है कि 2002-3 तक 89,000, मतलब 81 पहले और 89, मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 8,000 रुपए का खर्चा 2002-3 में हुआ है। यहाँ क्लियरली बोल दिया है कि 2002-3 का खर्चा 89,000 है, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पर 2002-3 का जितना परसेंट होगा उतना दिखाना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा कंप्लीट हो गया 2 साल में, पहले साल अगर 45% हुआ है तो नेक्स्ट ईयर कितना परसेंट कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लैंग्वेज जो वहां पर 2 लाख मैंने सिखाया था ना, देखो इस क्वेश्चन में सीख जाओगे। यहाँ पर हमें ये नहीं बोला है कि टिल 2022-2023 अमाउंट इनकट 89,000, यहाँ पर बोला है इन द ईयर 2002-2003 89,000 इनकट, ठीक है। तो अगर सिर्फ 2002-3 मतलब इसको अगर हम ड्रॉ करें तो फिर 1-2 में खर्चा हुआ है 89,000, 2-3 में खर्चा हुआ है, सॉरी 81,000, 2-3 में 89 इंडिविजुअली ये, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां से यहां तक 89 खर्चा हुआ है, क्योंकि बोल दिया है फॉर द ईयर, ठीक है, इस ईयर में। तो फिर यहाँ पर मुझे बुकिंग भी उसी हिसाब से करना है, पहले 45% हुआ, 2 साल में काम कंप्लीट हो गया यानी 100%, तो नेक्स्ट ईयर फिर कितना परसेंट कंप्लीट दिखाएंगे, मेरा क्वेश्चन इतना ही है। अगर मेरा सेकेंड ईयर में काम कंप्लीट हो गया, पहले साल 45% काम कंप्लीट हुआ था, तो नेक्स्ट ईयर फिर कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ होगा? 55। 55%, ठीक है, तो 55% का यहाँ पर बुकिंग होगा तो 1,10,000 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? माइनस करने से 21,000, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिखाओगे तो भी सेम तरीके से हो जाएगा, जैसे कि टोटल जो है रेवेन्यू है 2 लाख, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने टोटल खर्चा कितना किया है 81 और 89 मिला के कितना हो जाएगा 1,70,000, ठीक है, मतलब हम लोग चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं टोटल रेवेन्यू, और अगर लेजर बोलेगा तो वैसे टोटल रेवेन्यू 2 लाख, टोटल कॉस्ट दोनों मिला के 89 और 81 1,70,000, तो 30,000 और लेस करना पड़ेगा। ये हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 9,000, तो 21,000। ये हो गया प्रॉफिट फॉर 2002-2003, ये 2002-3 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कस्टमर अकाउंट कैसे बनेगा ये देखो, कस्टमर कस्टमर अकाउंट ही हम लोग आज लास्ट करेंगे, ठीक है। तो कस्टमर से जो पैसा मिलेगा, तो ये देखो कस्टमर से हमें सबसे पहले कितना पैसा मिला 79,000, तो उसका एंट्री क्या हो जाना चाहिए बैंक टू कस्टमर, तो बाई बैंक 79,000, ठीक है। और टोटल कितना मिलने वाला था पहले साल, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 90%, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 45%, ये जितना, ठीक है, तो 2 लाख का 45% ये हमें मिलना चाहिए था, यानी कि 90,000, उसके अगेंस्ट में मिला 79, तो बाकी मेरा बाई बैलेंस सीडी मुझे मेरे डेटर से ये पैसा मिलेगा, तो 11,000,
तो ये क्लोज, ठीक है। ये पूरा टोटल तुम लोग लिख लेना, फिर ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा जैसे डेटर अकाउंट होता है, वही कस्टमर, एक ही बात है। 11,000, और इस बार बुकिंग करेंगे कितना, टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख का 55%, तो फिर हो जाएगा 1,10,000, ठीक है। और बाई बैंक, तो मुझे टोटल कितना मिलना चाहिए, 1,10,000 इस साल का, प्रीवियस ईयर का 11,000 मिला के 1,21,000 मिलना चाहिए, ठीक है। अब काम कंप्लीट हो गया है, कुछ नहीं बोला है, तो एज्यूम्ड कि हमें ये पैसा मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे करके होगा कस्टमर अकाउंट की, कस्टमर से मुझे कितना मिलना चाहिए, तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से आता है, तो इसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम।